आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी के पेपर में जो इंक्लूड किया जाता है, पॉलिटिक्स ऑफ फॉरेन एड एंड ट्रेड, यानी कि विदेशी सहायता और विदेशी व्यापार किस तरह से किसी देश की विदेश नीति में, और यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से भारत की विदेश नीति में फॉरेन एड और फॉरेन ट्रेड की क्या भूमिका होती है। फॉरेन एड में दोनों चीज़ें शामिल होती हैं। जो एड भारत दूसरे देशों को देता है, अपने नेबरिंग कंट्रीज़ को, और फॉरेन एड जो भारत दूसरे देशों से प्राप्त करता है, उसको पढ़ेंगे। और जो इंटरनेशनल ट्रेड, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है किसी देश के माध्यम से या मल्टीनेशनल इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से, तो उन सभी को हम स्टडी करेंगे। इस टॉपिक को हम अलग अलग पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहले पार्ट्स में हम फॉरेन एड को समझेंगे कि विदेशी सहायता क्या होती है, कौन विदेशी सहायता देता है, किस रूप में दी जाती है, और उसमें क्या क्या उसके पर्पज़ होते हैं, ये चीज़ पढ़ेंगे। उसके बाद हम एक वीडियो में जो ऐड है वो इंडिया द्वारा, जो इंडिया को जो ऐड दी जाती है, इंडिया जो एक्सेप्ट करता है ऐड को या उसको दी जाती है, वो एक वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इंडिया जो प्रोवाइड करवाता है ऐड दूसरे देशों को। और उसके बाद फिर इसी तरह से ट्रेड का स्टैटिस्टिक्स क्या है, किस देश से या किन वस्तुओं का या सेवाओं का हम ट्रेड करते हैं, और इसके अलावा फिर ये दोनों चीज़ें कैसे हमारी विदेश नीति को डिटरमाइन करती हैं या इन्फ्लुएंस करती हैं। तो ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। आज शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन टू फॉरेन एड से विदेश नीति का अर्थ। फॉरेन पॉलिसी, सबसे पहले देखते हैं कि फॉरेन एड क्या है, विदेशी किसको हम विदेशी सहायता बोलेंगे, फॉरेन एड बोलेंगे। फॉरेन एड रेफर टू द ट्रांसफ़र ऑफ रिसोर्सेज, एक किस्म से रिसोर्सेज का ट्रांसफ़र है एक देश से दूसरे देश को। एक देश के अंदर रिसोर्सेज का ट्रांसफ़र होता है, वो फॉरेन एड की कैटेगरी में नहीं आता। किसी दूसरे देश से या किसी इंटरनेशनल या ग्लोबल इंस्टीट्यूशन से या फिर मल्टीनेशनल कंपनी से जो रिसोर्सेज आते हैं एक देश में दूसरे देश से जो आते हैं, एक तो वो होता है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंस हो सकती है, गुड्स हो सकती है, सर्विसेज हो सकती हैं, किसी भी रूप में हो सकते हैं। फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर विद द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, उसके ऑब्जेक्टिव बहुत सारे होंगे, पर्पज़ बहुत सारे होंगे जो हम आगे पढ़ेंगे। मेनली पर्पज़ होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो सकता है, कुछ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी हो सकते हैं विदेश नीति के। उस ऐड के माध्यम से कोई देश अपना कोई विशेष हित पूरा करना चाहता है, कोई स्ट्रेटेजिक उसको बेनिफिट मिलता है। रिड्यूसिंग पॉवर्टी भी हो सकता है। एड्रेसिंग स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द रेसिपिएंट कंट्रीज, किसी देश को विशेष आवश्यकता, किसी को मेडिकल फैसिलिटीज़ की आवश्यकता हो सकती है, किसी को वेपन्स की आवश्यकता हो सकती है, तो कोई भी हो सकता है। तो एक तो ट्रांसफ़र रिसोर्सेज किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, और दूसरा पर्पज़ कुछ भी हो सकता है। ऑब्जेक्टिव भी इसके अलग अलग हो सकते हैं और फॉर्म भी अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन मेन चीज़ होती है रिसोर्सेज का ट्रांसफ़र। इसको जोसेफ नाई ने एक कंसेप्ट दिया है सॉफ्ट पावर का। सॉफ्ट पावर जो मिलिट्री पावर के अलावा और जो इन्फ्लुएंसिंग कैपेसिटी होती है किसी देश की, उसको सॉफ्ट पावर की कैटेगरी में रखा जाता है, जो विदाउट थ्रेट और विदाउट मिलिट्री यूज कोई देश यूज करता है, तो इसलिए उसको हार्ड पावर का नाम दिया जाता है। और बिना मिलिट्री यूज के, बिना थ्रेट के, बिना ब्लॉकेड के कोई पावर इन्फ्लुएंस करने की कैपेबिलिटी को सॉफ्ट पावर कहा गया है। तो फॉरेन एड एक सॉफ्ट पावर के रूप में भी यूज की जाती है। ये फॉरेन एड जो रिलेटेड सॉफ्ट पावर से रिलेटेड है। कंट्री जो कोई देश किसी को जो असिस्टेंस देता है,
सहायता देता है, इससे उस कंट्री का इन्फ्लुएंस बढ़ता है। यदि अमेरिका भारत को सहायता देता है तो निश्चित रूप से उसका इन्फ्लुएंस हमारे इंटरनल मैटर में भी बढ़ जाता है, गवर्नमेंट पर भी प्रभाव पड़ता है, और पॉलिटिकल डिसीजंस में या इंटरनेशनल लेवल पर सरकार कोई डिसीजन लेती है तो उसमें भी उसका इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है। तो इसी तरह कोई देश जब किसी दूसरे देश को फ़ोन ऐड प्रोवाइड करवाता है तो उसका एक ऑब्जेक्टिव भी होता है और एक उसका रिजल्ट भी निकलता है कि उसका इन्फ्लुएंस उसमें बढ़ जाता है। तो कंट्री का इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है, उसकी रेपुटेशन बढ़ती है ग्लोबल स्टेज पर। यदि कोई देश ह्यूमैनिटेरियन एड प्राप्त करता है, प्रोवाइड करवाता है, फॉर एग्जांपल इंडिया ने जो है प्रोवाइड करवाई थी कोरोना के टाइम पर जो वैक्सीन, उसको वैक्सीन डिप्लोमेसी बोला जाता है, तो उससे एक रेपुटेशन इम्प्रूव होती है। और रेपुटेशन का भी एक इम्पोर्टेंस है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में किसी देश के लिए। फॉर फेवरेबल इंटरनेशनल इन्वायरमेंट बनता है, यानी कि इंटरनेशनल इन्वायरमेंट उस देश के फेवर में बनता है। तो ये इसका है फ़ोन ऐड जो है, इसका मीनिंग है। अब देखते हैं कि वेरियस फॉर्म्स ऑफ फ़ोन ऐड किस किस फॉर्म में किस किस रूप में हो सकती है। सबसे पहला तो है फाइनेंशियल, यानी कि धन देना, एक ग्रांट के रूप में भी हो सकता है, लोन्स के रूप में भी हो सकता है। ग्रांट यानी कि वापस ना लेना, लोन्स यानी कि कर्ज देना। कर्ज में भी यदि किसी को फेवरेबल कंडीशंस भी हो सकती हैं लोन की, यानी कि सस्ती दरों पर या लॉन्ग टर्म के लिए देना, या फिर कुछ ऐसी फेवरेबल कंडीशंस के साथ देना कि जिससे देश आराम से उसको रीपे कर सके। कई बार लोन्स की कंडीशन हार्ड्स होती हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी हाई, तो इस रूप में हो सकता है। ज़्यादातर जो है फ़ोन ऐड जो होती है वो किसी न किसी लोन के रूप में ही ज़्यादा दी जाती है। डेप्ट फॉरगिवनेस, किसी पर ज़्यादा कर्ज है उसको माफ़ करना भी एक उसकी सहायता करना हो गया। ये डायरेक्टली भी प्रोवाइडेड की जाती है टू द रेसिपिएंट गवर्नमेंट और थ्रू द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये हम आगे भी देखेंगे कि जब किसी देश को फ़ोन ऐड दी जाती है तो वो कोई देश डायरेक्ट भी दे सकता है, या कई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस भी बने हैं, कुछ डेवलपमेंट बैंक भी बने हैं जिसमें देश अपना कंट्रीब्यूट करते हैं, और फिर वो बैंक के जो है डेवलपमेंट बैंक जो है या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो नीडी कंट्रीज को उसको ऐड प्रोवाइड करवाता है। तो एक तो फाइनेंशियल रूप में होती है फ़ोन ऐड, एक गुड्स और सर्विसेज यानी कि वस्तुओं और सेवाएं, जिसमें फूड भी हो सकता है, मेडिसिन भी हो सकती है, एजुकेशनल मटेरियल, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, टेक्निकल असिस्टेंट, मिलिट्री इक्विपमेंट, और भी जो ज़रूरत की चीज़ें हो सकती हैं, कोई स्पेसिफिक पर्पज़, कोई रॉ मटेरियल के रूप में भी कोई चीज़ उपलब्ध करवाई जा सकती है। तो गुड्स और सर्विसेज के रूप में भी फ़ोन ऐड दी जाती है। एक होती है ह्यूमैनिटेरियन ऐड, यानी कि मानवीय आधार पर सहायता। कहीं पर कोई आपदा आ जाती है, कहीं पर कोई नेचुरल डिज़ास्टर है या कोई महामारी फैल गई, तो ऐसे समय पर उसको इमरजेंसी असिस्टेंस दी जाती है एज ए मेडिकल इक्विपमेंट या मेडिसन या फिर फूड या जो है टेंट वगैरह जो रहने के लिए दिए जा सकते हैं, तो उसको ह्यूमैनिटेरियन ऐड बोलते हैं। ये ज़्यादातर ग्रांट के रूप में होती है, ये लोन के रूप में ज़्यादा नहीं, लोन के रूप में ये नहीं होती। तो नेचुरल डिज़ास्टर या कहीं पर विवाद कन्फ्लिक्ट हो जाता है, किसी देश में सिविल वॉर की स्थिति है, जैसे पीछे सीरिया में, इराक में रही, या फिर आजकल जो है इजराइल में ना, इसमें फ़िलिस्तीन में जो समस्या चली हुई है, तो उसमें जो देश है वो ह्यूमैनिटेरियन ऐड जो है प्रोवाइड करवाते हैं। तो ऐसी स्थिति में लगभग सभी देश निश्चित रूप से ऐड प्राप्त देते हैं। और इसमें पॉलिटिक्स तो खैर कुछ न कुछ तो स्वार्थ होता है देश का, लेकिन इसमें और पॉलिटिक्स ज़्यादा नहीं होती जो और तरह की ऐडों में होती है। इसमें कुछ ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज भी इसमें शामिल होते हैं। अगला है कि अब फ़ोन ऐड प्रोवाइड कौन कौन करवाता है। गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करवाती है, नॉन गवर्नमेंट मल्टीनेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो देखते हैं कौन कौन से संस्था या कौन कौन से माध्यम से ऐड दी जा सकती है।
सबसे पहला तो सबसे महत्वपूर्ण सोर्स तो गवर्नमेंट होती है, जो एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट को, एक देश दूसरे देश को जो एड प्रोवाइड करवाता है। बाइलेटरल एड भी होती है, मल्टीलेटरल एड भी होती है। ये डायरेक्ट ट्रांसफ़र होता है एक देश, जैसे कि यदि अमेरिका ने भारत को जैसे PL48 समझौते के तहत जो खाद्यान्न उपलब्ध करवाया, इट वाज डायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ रिसोर्सेज और डायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ फूड। तो इस तरह से और भी ऐड जो दी जाती है एक देश दूसरे देश को, कई अफ्रीकन कंट्रीज़ को इस तरह की ऐड दी जाती हैं, या फिर चाइना बहुत से देशों को देता है, भारत ही अपने पड़ोसी देशों को ऐड उपलब्ध करवाता है, अफ्रीकन कंट्रीज़ को उपलब्ध करवाता है। तो ये बाइलेटरल ऐड हैं जो वन गवर्नमेंट टू अनदर ट्रांसफ़र होती हैं। भारत ऐड प्रोवाइड करने वाले मुख्य देश जो है, जो फ़ोन ऐड देते हैं, जर्मनी है, जापान है, USA है, यूनाइटेड किंगडम है। जो भारत को भी ये देश जो हैं बाइलेटरल डोनर है, जो भारत को भी ज़्यादा ऐड प्रोवाइड करवाते हैं। मल्टीलेटरल ऐड, इसमें क्या होता है कि दिस इन्वॉल्व्स कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। देश इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में अपना अपना शेयर देते हैं, क्योंकि इनके अपने को तो कोई सोर्स होते नहीं इनकम के, तो इनको जो देश जो इनके मेंबर कंट्रीज़ होते हैं वो अपने अपने हिस्से का कंट्रीब्यूशन करते हैं, और जो पैसा इकट्ठा हो जाता है फिर ज़रूरत के हिसाब से इस देश को पड़ती है। हालांकि ये ज़रूरत का हिसाब इतना निष्पक्ष नहीं है, इसमें जिसका कंट्रोल रहता है उसके फेवर के नेशंस को ज़्यादा ऐड प्रोवाइड करवाती है। जैसे मुख्य रूप से वर्ल्ड बैंक है, या फिर एक संस्था हम पढ़ेंगे IMF है। इन दोनों पर वेस्टर्न कंट्रीज़ का और अमेरिका का डोमिनेंस है। तो कोल्ड वॉर के दौरान भी देखने को मिला था और अब भी देखने को मिलता है कि जो इनके फेवर के कंट्रीज़ होते हैं उनको ऐड ज़्यादा प्रोवाइड करवाई जाती हैं। UN डेवलपमेंट प्रोग्राम ऐड उपलब्ध करवाता है। रीजनल डेवलपमेंट बैंक से कुछ बनाए गए हैं, जो मुख्य रूप से जो इस सिस्टम को, जो वर्ल्ड बैंक सिस्टम है, इसको ब्रेटन वुड सिस्टम बोलते हैं, विच इज़ डोमिनेटेड बाय वेस्टर्न कंट्रीज़। इसको चैलेंज करने के लिए कुछ रीजनल बैंक के एशियन कंट्रीज़ ने, मुख्य रूप से चाइना ने और रसिया ने और भारत ने कंट्रीब्यूशन करके कुछ बैंक बनाए हैं, जिसमें एक है एशियन डेवलपमेंट बैंक है और एक है न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट मुख्य रूप से चाइना और रशिया और इन देशों द्वारा, भारत द्वारा बनाया गया, ताकि इसमें कंट्रीब्यूट करके और उन देशों को भी सहायता प्राप्त की जाए जो वेस्ट बैंक जैसे वेस्टर्न डोमिनेंट इंस्टीट्यूशन जिन देशों को इस तरह की सहायता प्रोवाइड नहीं करवाते। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड करवाती हैं फ़ोन ऐड, जिसमें अभी हमने जिक्र किया था, इसमें वर्ल्ड बैंक फेमस है। वर्ल्ड बैंक जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे एलिविएशन ऑफ पॉवर्टी के लिए, या फिर हेल्थ इम्प्रूवमेंट के लिए, किसी बीमारी के एराडिकेशन के लिए, तो वर्ल्ड बैंक उनके लिए, एजुकेशन प्रोजेक्ट के लिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये वर्ल्ड बैंक करवाता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी बैंक, ये मुख्य रूप से बैलेंस ऑफ पेमेंट को सेट करने के लिए, किसी देश की बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ जाती है तो उसको सेट करने के लिए उपलब्ध करवाता है। रीजनल डेवलपमेंट बैंक्स, जैसे मैंने बताया था कि न्यू डेवलपमेंट बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो कई तरह के बैंक। एक अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक भी इस तरह से बनाया गया है, जो लोन, ग्रांट और टेक्निकल असिस्टेंस जो हैं वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए प्रोवाइड करवाते हैं। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो देशों को फ़ोन ऐड प्रोवाइड करवाते हैं। कुछ स्पेशलाइज एजेंसी हैं UNO की, जिसमें यूनिसेफ है, WHO है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, जो स्पेसिफिक सेक्टर पर जैसे हेल्थ पर या एजुकेशन पर, एग्रीकल्चर पर, और टेक्निकल एक्सपर्टाइज इनकी होती है। और इम्प्लीमेंटिंग एड प्रोग्राम्स, पेड प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी ये काम करते हैं। तो स्पेशलाइज एजेंसी, इसमें भी ये मल्टीनेशनल इंस्टीट्यूशंस की तरह ही है, जो देश इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं और ये देशों को सहायता प्राप्त करवाते हैं। अगला है प्राइवेट सेक्टर। हालांकि ज़्यादातर जो फ़ोन ऐड का हिस्सा होता है वो गवर्नमेंट के द्वारा, या आजकल सबसे ज़्यादा जो मल्टीनेशनल इंस्टीट्यूशंस या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं
उनके द्वारा ही ऐड देशों को दिया जाता है। लेकिन कुछ हिस्सा जो है प्राइवेट सेक्टर का भी होता है। कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन या कॉरपोरेट्स जो हैं वो कई बार देशों को ऐड प्राप्त करवाते हैं, मुख्य रूप से ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर या कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए या पॉवर्टी एलिविएशन के लिए या एजुकेशन के सेक्टर में या हेल्थ के सेक्टर में वो सहायता प्राप्त करवाते हैं। और ये ज़्यादातर लोन के रूप में कम होती है, ग्रांट के रूप में ये ज़्यादा होती है। लोन के रूप में तो सरकारें देती है, ज़्यादातर ग्रांट के रूप में ही होती है। जैसे एक एग्जांपल है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, जो बिल गेट्स जो है जो बहुत बड़ा उद्योगपति है, सबसे अमीर लोगों की सूची में कई बार रहता है। रॉकफेलर फाउंडेशन है, तो ये ग्रांट देते हैं एंड इन्वेस्ट इन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। डेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट शुरू होते हैं, कोई शुरुआत करता है, उसमें कंट्रीब्यूट ये करते हैं। इसके अलावा कॉरपोरेशन से बड़े बड़े व्यापारिक घराने जो हैं कंपनीज में प्रोवाइड रिसोर्सेज और एक्सपर्टाइज थ्रू कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम एंड पार्टनरशिप विद एड ऑर्गेनाइजेशंस। तो एक शब्द है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक कंसेप्ट ये डेवलप हुआ है पीछे कुछ दशकों से कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज और बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं उनको जितना पैसा उन्होंने कमाया है वो इस सोसाइटी में रह के इस समाज के लोगों से ही कमाया है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। दे शुड अडॉप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वेलफेयर ऑफ दोज पीपल्स, जिनके बीच में रहकर उन्होंने पैसा कमाया। तो उसको एक कॉन्सेप्ट कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, कॉरपोरेट्स की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, यानी उनको समाज में लोगों की भलाई के लिए भी कुछ काम करना चाहिए, वहाँ भी कुछ पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, ग्रांट देनी चाहिए, उनको हेल्प करनी चाहिए। तो कॉरपोरेट्स भी और फिलांथ्रोफीज जो लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं वो फाउंडेशन इसमें काम करते हैं। कुछ कंट्रीब्यूशन जो है फोन ऐड की तरफ से वो सिविल सोसाइटी की तरफ से भी आता है। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एनजीओ हैं, कुछ एनजीओ बहुत बड़े हैं, पॉपुलर भी हैं, इमेज भी अच्छी है, और कुछ एनजीओ करप्ट भी हैं। सब तरह के एनजीओज काम करते हैं। और कई बार जो फोन ऐड आती है गवर्नमेंट को ना होकर, खासकर जो कई बार जो नेचुरल डिजास्टर के टाइम पर भी जिस एनजीओ की इमेज अच्छी होती है, जो इस फील्ड में काम अच्छा करते, तो कई बार जो ऐड आती है फॉरेन कंट्रीज की तरफ से, इंस्टीट्यूशंस की तरफ से या कॉरपोरेट्स की तरफ से, वो एनजीओ के माध्यम से देश में आती है, एनजीओ के माध्यम से ऐड प्रोवाइड करवाई जाती है। दिस ऑर्गेनाइजेशन प्ले क्रूशियल रोल इन इम्प्लीमेंटिंग ऐड प्रोग्राम एट द ग्रास रूट लेवल। इनका अनुभव होता है किसी फील्ड में काम करना है तो ग्रास रूट लेवल पर ये ऐड प्रोग्राम चलाते हैं। ये डायरेक्टली टू कम्युनिटीज एडवोकेटिंग फॉर पॉलिसी। गवर्नमेंट में कई बार ये इमेज है, ये माना जाता है कि वहाँ पर गवर्नमेंट भ्रष्ट अधिकारी होते हैं और सारा पैसा जो है वो जितना दिया जाता है जिस पर्पज़ के लिए उनको ग्रांट उपलब्ध करवाए जाते हैं उस पर्पज़ को ना लगा के उसको मिसयूज कर लेते, तो इसलिए एनजीओ पर कई बार ज़्यादा भरोसा किया जाता है। कुछ फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन से रिलीजियस ग्रुप अपने रिलीजन को प्रोपोगेट करने के लिए, अपने रिलीजियस वैल्यूज़ को बढ़ाने के लिए, फैलाने के लिए भी वो कई बार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में भी काम करते हैं और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी प्रोवाइड करवाते हैं और कम्युनिटी डेवलपमेंट के प्रोग्राम भी करते हैं, क्योंकि कई बार रिलीजियस ग्रुप्स के पास भी डोनेशन के रूप में बहुत पैसा इकट्ठा हो जाता है जिसको कि वो ऐड के रूप में यूज करते हैं और देशों में भी। अब मुख्य बात आती है कि पर्पज़ क्या है फोन ऐड का। पर्पज़ बहुत सारे पर्पज़ हैं। डेवलपमेंट, पॉवर्टी एलिविएशन भी हो सकते हैं, जियोपॉलिटिक्स या स्ट्रेटेजिक उद्देश्य भी हो सकते हैं किसी देश के, कमर्शियल या इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हो सकते हैं, और ह्यूमैनिटेरियन और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसकी बनती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात देखने की है कि ये कोई ऐड दी जाती है, ये नहीं है कि वहाँ एक पर्पज़ काम करता है या दूसरा काम करता है, लगभग मिले जुला रूप है, सभी पर्पज़ इकट्ठे ही काम करते हैं। कोई देश किसी देश को फ़ोन ऐड दे रहा है तो उसमें मानवीय आधार भी हो सकता है,
उसमें उसका इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी शामिल हो सकता है, उसमें उसका स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी शामिल हो सकते हैं, और उसी में पॉवर्टी रिडक्शन या डेवलपमेंट की बात भी शामिल हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कोई एक ऐड दी तो उसमें एक ही पर्पज़ शामिल होता है। हर एक ऐड में सभी पर्पज़ मिले जुले होते हैं। भले ही कोई भी ऐड कितनी भी ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज़ पर दी जाए, लेकिन उसमें गवर्नमेंट जो देती है, गवर्नमेंट खासकर जो देती है, वो नेशनल इंटरेस्ट ज़रूर देखती है अपना। मल्टीनेशनल कंपनीज ना ये है, ग्लोबल इंस्टीट्यूशन में भी उन जिन देशों का डोमिनेंस है उन इंस्टीट्यूशन पे, वो अपना फ़ायदा देखते हैं और तब उसके आधार पर ऐड दी जाती है। हालांकि कुछ कॉरपोरेट्स या फिर और जो बिजनेस घराने हैं उनमें हो सकता है हर एक जगह पर उनका पॉलिटिक्स ना हो, वो ह्यूमैनिटेरियन ही हो, लेकिन गवर्नमेंट्स की जो ऐड होती हैं उसमें ये सारे इशूज़ शामिल होते हैं। अब इनको अलग अलग देख लेते हैं। सबसे पहला है डेवलपमेंट और पॉवर्टी रिडक्शन। एक उद्देश्य ये हो सकता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ, जिससे किसी देश की इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाना उद्देश्य हो सकता है, ताकि वहाँ पर जॉब क्रिएट किए जा सके, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जा सके और उसकी और डेवलपमेंट की जा सके। खासकर अफ्रीकन कंट्रीज या एशियन कंट्री या डेवलपिंग कंट्रीज में इस तरह की उद्देश्य रखे जाते हैं, एक पर्पज़ रखा जाता है कि किसी तरह से उनमें ये इकोनॉमिक ग्रोथ की जाए। दूसरा है ह्यूमन डेवलपमेंट। एजुकेशन में इन्वेस्ट, हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन, सैनिटेशन टू इम्प्रूव वेल बींग्स एंड सोशल इंडिकेटर्स। ये जो खासकर वर्ल्ड बैंक या फिर जो डेवलपमेंट बैंक है, जो ये ग्रांट या जो एड प्रोवाइड करवाते हैं, ये मुख्य रूप से ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए काफ़ी फोकस किया जाता है कि किसी तरह से एजुकेशन या हेल्थ सेक्टर में इम्प्रूवमेंट किया जाए। बहुत सारी जैसे वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट या WHO के प्रोजेक्ट यहाँ पर है कि जैसे पोलियो अभियान चलाया गया है, या एजुकेशन में भी इन्वेस्ट किया जाता है, ग्रांट दी जाती है। पॉवर्टी रिडक्शन, बहुत सारे देशों में पॉवर्टी एक बहुत बड़ी समस्या है। UNO का उद्देश्य रहा है, यूनिसेफ का भी और यूनेस्को का भी, कि किसी तरह से पॉवर्टी दुनिया में बिल्कुल मिटाई जाए। तो उसके लिए भी ग्लोबल इंस्टीट्यूशन जो है या कुछ देशों की सरकारें भी एलिवेट पॉवर्टी को एलिवेट करने के लिए या इनकम इनइक्वलिटी को कम करने के लिए सहायता दी जाती है। एक कॉन्सेप्ट आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जब से इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन पर फोकस किया गया, जब से ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, सतत विकास जिसको बोलते हैं, इसमें इन्वायरमेंटली फ्रेंडली प्रैक्टिस, खासकर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए ऐसी प्रैक्टिसेस रोकी जाएं जिससे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचता है, तो उसके लिए उनको नई टेक्नोलॉजी उपलब्ध करवानी पड़ती है या कोई अल्टरनेट देना पड़ता है, जिसके लिए ग्रांट या एड प्रोवाइड करवाई जाती है। दूसरा उद्देश्य है जियोपॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक एम, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, बिल्डिंग स्टेबल गवर्नमेंट एंड सोसाइटी टू प्रिवेंट कन्फ्लिक्ट एंड इन्हांस रीजनल सिक्योरिटी। कई बार कई देशों में इंस्टेबिलिटी बनी रहती है, मुख्य रूप से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जहाँ पर दो गुटों में युद्ध चलता रहता है या सरकार के खिलाफ कोई गुट काम करता रहता है। तो कई बार किसी से एक सरकार को या किसी दो जो गुट लड़ रहे किसी एक गुट को मदद की जाती है, उनको ऐड दी जाती है ताकि वहाँ पर वो सत्ता में हो और शांति स्थापित करे। हालांकि इसके लिए जो देश ऐड उपलब्ध करवाते हैं, निश्चित रूप से उनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट होते हैं कि वो किस पार्टी को सत्ता में लाना चाहते हैं, किस शासक को हटाना चाहते हैं या किस शासक की जो है रिजाइम को बचाना चाहते हैं। तो सिक्योरिटी के लिए, स्टेबिलिटी के लिए ग्रांट एक उद्देश्य ये हो सकता है, पर्पज़ ये होता है। एक डेमोक्रेसी, प्रमोटिंग डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन के लिए। हालांकि ये दोनों ही कॉन्सेप्ट जो हैं बड़े ही वैग्यू एक एस्पेक्ट से यूज किए जाते हैं। ह्यूमन राइट्स का नाम लेकर किसी देश में इंटरफेयर आसानी से किया जा सकता है, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन का लेकर या डेमोक्रेसी एस्टैब्लिशमेंट को लेकर। ये सारे आरोप अमेरिका पर लगते हैं, क्योंकि जिन माध्यम से ऐड दी जाती है, UNO के माध्यम से मदद दी जाती है। UNO में भी USA का डोमिनेंस है, खासकर सिक्योरिटी काउंसिल में, या और जो इंस्टीट्यूशंस हैं वर्ल्ड बैंक आदि जो IMF वगैरह, उनके माध्यम से भी दी जाती है, तो उसमें भी उनका डोमिनेंस है।
तो जहाँ पर कोई डिक्टेटर अमेरिका के पसंद का नहीं है या उसके इंटरेस्ट के अनुकूल नहीं है, तो वहाँ पर डेमोक्रेसी की बात कह करके वहाँ हम डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज बनाना चाहते हैं, तो वो उस पर हमला कर देता है और उसको किसी दूसरे गुट को मदद करता है। या कई बार ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन का नाम लेकर भी ये जो अपने नेशनल इंटरेस्ट पूरे किए जाते हैं, लेकिन कई जगह पर वास्तव में भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा होता है, वह उनकी मदद करने के लिए देश सहायता देते हैं। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को प्रोटेक्ट रखने के लिए, इनकरेज करने के लिए भी सहायता दी जाती है। ह्यूमन राइट्स टू क्रिएट स्टेबल एंड पीसफुल सोसाइटी। तो कई देशों में, अफ्रीकन देशों में, वेस्ट एशिया के कई देशों में ऐसा तनाव की स्थिति बनी रहती है। पीछे इराक सीरिया में बड़ा विवाद रहा, सिविल वॉर की स्थिति रही। तो इसके लिए भी एक पर्पज़ ये भी हो सकता है, और इस ये पर्पज़ चाहे दिखावे के लिए भी, लेकिन कई बार ये पर्पज़ भी होता है। काउंटिंग टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म, अतिवाद या फिर आतंकवाद को काउंटर करने के लिए भी किसी देश की सरकार कमज़ोर है और वहाँ पर कोई आतंकवादी गुट हावी हो रहा है जो उस पर कब्जा कर सकता है, जैसे तालिबान को रोकने के लिए अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट को ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस ने और अमेरिका ने बहुत ज़्यादा एड उपलब्ध करवाई, वेपन्स की भी और फाइनेंशियल एड भी, ताकि वो जो है उस आतंकवादी गुट को रोक सके। तो इस तरह बहुत से देशों में ऐसी समस्याएं हैं। तो आतंकवाद को रोकने के लिए, आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए भी फ़ोन एड उपलब्ध करवाई जाती है। तो उनको फंडिंग प्रोग्राम एंड इनिशिएटिव टू कम्बैट टेररिज्म एंड प्रिवेंट वायलेंट एक्सट्रीमिज्म को रोकने के लिए। एक्सपेंडिंग काउंटरिंग पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, कई बार कोई देश अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए किसी को ऐड देता है या किसी दूसरे देश का इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए ऐड देता है। जैसे एक एग्जांपल चाइना का है। चाइना नेपाल में, श्रीलंका में और भारत के और पड़ोसी देशों में इंडिया के इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए और अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए जो है बहुत ज़्यादा ऐड लोन के रूप में या ग्रांट के रूप में जाता है तो लोन के रूप में देता है, उनको बड़ी ऐड प्रोवाइड करवाता है। भारत भी कोशिश करता है कि अपनी ऐड देकर देशों की चाइना के प्रभाव को काउंटर किया जा सके। तो इस तरह से अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए, काउंटर करने के लिए फ़ोन ऐड जो है वो दी जाते। तो एक पर्पज़ ये भी होता है। अब है कमर्शियल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी होते हैं, और मैंने कहा था स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, पॉलिटिकल इंटरेस्ट, कमर्शियल इंटरेस्ट सब मिले जुले होते हैं। थोड़ा थोड़ा रूप सभी, थोड़ा थोड़ा हिस्सेदारी सभी की होती है। कमर्शियल इंटरेस्ट में एक होता है मार्केट एक्सेस, खासकर जो बड़ी इकोनॉमी है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनको चाहिए दूसरे देशों की मार्केट, ताकि उसमें अपना प्रोडक्ट वो आसानी से खपा सके और मुनाफा कमा सके। तो इसके लिए वो ऐड देकर, फ़ोन ऐड देकर उसको अपने इन्फ्लुएंस में लेना चाहते हैं, ताकि उनकी मार्केट तक उनकी एक्सेस बन सके, और उस दबाव डालते हैं कि अपनी इकोनॉमी को खोल दे उनके प्रोडक्ट्स के लिए। ट्रेड लिबरलाइजेशन टू बेनिफिट डोनर कंट्रीज बिजनेस, तो ट्रेड लिबरलाइजेशन की मांग की जाती है। तो एक तो मार्केट एक्सेस चाहते हैं, दूसरा है एक्सपोर्ट बढ़ाना का उद्देश्य हो सकता है इंकरेजिंग द यूज ऑफ डोनर कंट्रीज गुड्स एंड सर्विसेज इन एड प्रोजेक्ट, ताकि उसके जो सामान खरीदे उन देशों से खरीदे, उनसे के व्यापार बढ़े, उनका एक्सपोर्ट बढ़ाना भी अपना उद्देश्य हो सकता है। एक उद्देश्य जॉब क्रिएशन भी होता है, स्टिमुलेटिंग डोमेस्टिक इकोनॉमीज इन डोनर कंट्रीज थ्रू एड रिलेटेड जॉब्स एंड कॉन्टैक्ट। तो ऐसी एड रिलेटेड जॉब और कॉन्टैक्ट किए जाते हैं जिससे वहाँ पर जॉब क्रिएशन, एक उद्देश्य ये भी हो सकता है। नेचुरल रिसोर्सेज को सिक्योरिंग करना भी उद्देश्य हो सकता है। इंश्योरिंग एक्सेस टू वाइटल रिसोर्सेज लाइक ऑयल एंड मिनरल्स बाई बिल्डिंग पार्टनरशिप विद रिसोर्स रिच रेसिपिएंट्स, खासकर जो गल्फ कंट्रीज़ के देशों को वेस्टर्न कंट्रीज़ ने जो एड प्रोवाइड करवाई, जो सहायता दी, जो ग्रांट दी, उसका एक उद्देश्य उनके ऑयल रिसोर्सेज में हिस्सेदारी पाना था, या ऑयल रिसोर्सेज में उनकी ऑयल सप्लाई सुनिश्चित करना था कम कीमत पर। तो नेचुरल रिसोर्सेज
तक अपनी एक्सेस पहुंचना है, या नेचुरल किसी देश के नेचुरल रिसोर्सेज में जो गरीब देश हो, जो खुद उनका एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता है, खुद उनका यूज़ नहीं कर पाता अच्छी तरह से टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से या पैसे की कमी की वजह से, तो उन नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइट करने के लिए, उनमें हिस्सेदारी पाने के लिए भी किसी देश को ऐड देकर अपने प्रभाव में लिया जाता है। एक है फिर ह्यूमैनिटेरियन ऐड। ह्यूमैनिटेरियन एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये ज़्यादातर जब नेचुरल डिज़ास्टर की बात आती है तो उस टाइम पे ये ह्यूमैनिटेरियन एड या मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक तो इमरजेंसी असिस्टेंट, इमरजेंसी प्रोवाइडिंग रिलीफ एंड सपोर्ट ड्यूरिंग नेचुरल डिज़ास्टर, कन्फ्लिक्ट एंड अदर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जैसे महामारी है पीछे जो कोरोना की आई थी, इट वाज आल्सो ए नेचुरल डिज़ास्टर, तो उसको भी एक गंभीर घटना के रूप में देखा जाता है। कई देशों में सिविल वॉर की स्थिति जैसे अफगानिस्तान में, सीरिया में और इराक में रही है पीछे, ऐसे अफ्रीकन कंट्रीज़ में कई बार कई देशों में रह चुके। तो ऐसी स्थिति में उस टाइम पे मदद प्रोवाइड करवाई जाती है। एक उद्देश्य ये होता है ग्लोबल चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए, जैसे कि क्लाइमेट चेंज का इशू है, पेंडेमिक है, फूड इनसिक्योरिटी है, तो ये इन इश्यूज़ को भी जो डील करने के लिए, इन इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए भी जो है एड उपलब्ध करवाई जाती हैं। प्रमोटिंग ग्लोबल सिक्योरिटी एंड प्रोस्पेरिटी, contributing to a more peaceful and stable world by addressing poverty, inequality and other root causes of conflict। तो अगर किसी हिस्से में ज़्यादा गरीबी होती है तो उससे ग्लोबल सिक्योरिटी को भी खतरा पहुंचता है, आतंकवादी घटनाएं बढ़ती हैं, ग्लोबल जो है वार्मिंग की समस्या बढ़ती है क्योंकि वो लोग इन्वायरमेंट को फिर ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो अगर उनको टेक्नोलॉजी उपलब्ध की जाए तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो ग्लोबल सिक्योरिटी और प्रोस्पेरिटी को ध्यान में रखकर भी एड प्रोवाइड करवाई जाती है। तो ये हमने बताए बहुत सारे पर्पज़ होते हैं जिसमें सारे पर्पज़ मिले जुले होते हैं। किसी ऐड में एक पर्पज़ दिखाई देता है जो मैनिफेस्ट हो सकता है, लेकिन लेटेंट पर्पज़ भी हो सकते हैं जो कि छुपे हुए होते हैं। लेकिन कोई भी देश अपने नेशनल इंटरेस्ट को हमेशा कहीं ना कहीं कैलकुलेट ज़रूर करता है जब किसी देश को ऐड या ग्रांट के रूप में या लोन के रूप में प्रोवाइड करवाता है। या फिर मल्टीनेशनल इंस्टीट्यूशंस भी जिन देशों के प्रभाव में है या दबाव में है या जिनका डोमिनेंस है, वो देश अपना इंटरेस्ट के लिए भी उस संस्था का यूज़ करते हैं फोन ऐड देने के लिए। तो ये इंट्रोडक्शन थी फोन ऐड क्या है। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इंडिया को कौन कौन से देश फोन ऐड प्रोवाइड करवाते हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं और किस तरह से ऐड इंडिया को मिलती है, और फिर इंडिया किन देशों को ऐड प्रोवाइड करवाता है। धन्यवाद।